Assalamu alaikum students, how are you? Welcome to my YouTube channel Learn with Sherry. Today I am starting the chapter number 3, which is the cell. First of all, you must know about the introduction of cell. Cell क्या है? Cell is the foundation of life. It is the unit of life. जैसे हम सेल को एक शहर की तरह लें तो जिस तरह एक शहर में पावर हाउस होता है और उसमें ट्रांसपोर्ट के लिए रोड्स मौजूद होते हैं या फिर उसमें डिस्पोज़ल के लिए डिस्पोज़ल यूनिट, वेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए डिस्पोज़ल यूनिट्स होते हैं, इसी तरह सेल के अंदर भी पावर हाउस भी मौजूद है। उसमें रोड्स की तरह चैनल्स भी मौजूद हैं जो कि मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट करते हैं और इसी तरह इसके वेस्ट प्रोडक्ट्स को डिस्पोज ऑफ करने के लिए डिस्पोजल यूनिट्स भी मौजूद हैं। हम कह सकते हैं कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जिस तरह से किसी भी दीवार को बनाने के लिए ब्रिक्स की ज़रूरत होती है, ब्रिक्स जो हैं वो या बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं वो ज़रूरी होते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिन बिल्डिंग ब्लॉक्स से बनाया है उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को क्या कहते हैं? सेल। सेल जो है ये मोस्टली सेल जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। लेकिन अगर हम मुख्तलिफ सेल्स को देखें तो उसमें जो बड़े से बड़ा सेल है जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं वो ऑस्ट्रिच का एग है, और जो सबसे छोटा है, छोटे से छोटा है, वो यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी एसिटेबुलेरिया और यूनिसेलुलर जाइंट अमीबा है। Now we talk about the types of cells. There are two types of cells, basic types of cells. Number one is prokaryotic cell and number two is eukaryotic cell. Prokaryotic cells are the simple cells and do not have membrane bounded organelles. But eukaryotic cells are not simple, they are more complex than prokaryotic cell and have membrane bounded organelles. The basic difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell is the membrane bounded nucleus. Prokaryotic cell have no membrane bounded nucleus. They have DNA in the form of a strand, but eukaryotic cell have membrane bounded nucleus. अब हम अगर बात करें स्ट्रक्चर ऑफ सेल की तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल सबसे पहले एक इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था। उसने क्या किया था? उसने कॉर्क के एक स्लाइस में बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स को डिस्कवर किया था जिसने उसे बाद में सेल्स का नाम दिया था। इसी तरह एक और साइंटिस्ट था, स्कॉटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। उसने 1831 में 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। उसके बाद बहुत सी ऑर्गेनेलीज जो हैं वो डिस्कवर हुई और उन ऑर्गेनेलीज को या उन स्ट्रक्चर्स को हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट सेल वॉल। सेल वॉल जो है उसकी लोकेशन की बात करें तो सेल वॉल जो है वो बैक्टीरिया में, फंजाई में, प्लांट्स में और कुछ प्रोटिस्ट एल्गी में पाई जाती है, लेकिन ये एनिमल सेल में नहीं होती। जैसे अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये जो ऊपर वाली डायग्राम है ये प्लांट सेल की डायग्राम है और ये जो नीचे वाली डायग्राम है ये एनिमल सेल की डायग्राम है। दोनों में देखें तो वाज़े डिफरेंस है। ये इसमें यहाँ पर ग्रीन कलर से इसको प्रोमिनेंट किया गया है। ग्रीन कलर की आपको जो बाउंड्री नज़र आ रही है वो इसकी क्या है? सेल वॉल है, जबकि उसके नीचे यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ पर जो इसकी आउटर कवरिंग है वो सेल मेम्ब्रेन है इंस्टेड ऑफ सेल वॉल। तो अगर हम सेल वॉल के फंक्शंस की बात करें तो ये इट प्रोवाइड्स शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द इनर लिविंग मैटर दैट इज़ प्रोटोप्लाज्म।
फिर हम स्ट्रक्चर देखें तो सेल वॉल जो है वो 3 लेयर्स से मिलकर बनी हुई है, मिडल, लैमिला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। सबसे पहले में डिफरेंस जो है वो केमिकल्स का है, इनकी कंपोजिशन का डिफरेंस है। जैसे प्राइमरी वॉल की हम बात करें तो प्राइमरी वॉल जो है ये सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल ऊपर होती है, ठीक है। तो ये जो है ये सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन मटेरियल की बनी है और ये फाइब्रस है। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर आप देखें तो क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर है और ये फाइब्रस है। और इसके ऊपर जो है वो मिडल लैमिला होता है। मिडल लैमिला होल्ड्स टुगेदर द प्राइमरी वॉल्स टू द एडजेसेंट सेल्स। इट कंटेन्स मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पेक्टिन। उसके बाद फिर इसके बाहर जो है सब सेल्स में नहीं, स्पेशली जाइलम सेल्स में, ठीक है। जाइलम सेल्स कौन से हैं? जाइलम सेल्स दीज आर द वेसल्स दैट सप्लाई वाटर टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। यानी जाइलम सेल्स वो वाले सेल्स हैं जो कि जड़ों से पानी को लेकर पत्तों के ऊपर या दरख्तों के जो ऊपर वाले हिस्से हैं, पत्ते हैं, उसमें तने आ जाते हैं, वहाँ तक वाटर सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इनकी समझ लें कि जाइलम सेल्स जो हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इनको सपोर्ट के लिए जो है वो सेकेंडरी वॉल की ज़रूरत होती है। सेकेंडरी वॉल जो है ये प्राइमरी वॉल की इनर साइड पे होती है। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज, लिग्निन एंड अदर केमिकल्स। उसके बाद अगर हम सेल वॉल का दूसरे ऑर्गेनिज़म्स की सेल वॉल के साथ कंपैरिजन करें तो इसकी कंपोजिशन में फ़र्क है। जैसे एल्गी की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी हुई है, प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है, और अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई की इस सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी हुई है। एक और टर्म यहाँ पे हमें नज़र आ रही है, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा या सिंगुलर इसका प्लाज्मोडेस्मा है। ये क्या है? ये चैनल्स हैं दो एडजेसेंट सेल्स के दरमियान में। जैसे एक ये सेल है, एक अगला सेल आ जाता है, इन दो एडजेसेंट सेल्स के दरमियान में ये चैनल्स हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पर आप इस तरह कर लें, ये जो चैनल्स हैं ये किस लिए यूज़ होते हैं? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज़ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की अगर लोकेशन की बात करें तो प्लांट सेल में ये सेल वॉल के नीचे और एनिमल सेल में ये आउटर कवरिंग बनाती है। जैसे इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये देखिए सेल वॉल है और सेल वॉल के नीचे क्या है? सेल मेम्ब्रेन। लेकिन जबकि एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन जो है ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। ये इसका यूनिक फंक्शन है वो इस तरह से कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है गुजरने के लिए, जबकि बाकी मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करती, उनको ब्लॉक कर देती है। अगर ये इस तमाम मॉलिक्यूल्स को अलाउ करे गुजरने के लिए तो तमाम मॉलिक्यूल्स जब सेल के अंदर एंटर हो जाएं तो सेल तो रप्चर हो जाएगा। तो ये इसका यूनिक फंक्शन है कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। अगर हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो एक मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो डिस्क्राइब करता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर, ये देखिए यहाँ पर लिपिड की बाइलेयर पर मुश्तमिल है। देखिए लिपिड्स की एक लेयर यहाँ पे आपको ऊपर नज़र आ रही है और लिपिड्स की एक लेयर जो है वो नीचे नज़र आ रही है, इसलिए इसको लिपिड बाइलेयर कहते हैं। इसके अंदर प्रोटीन्स जो हैं वो कुछ प्रोटीन्स इस तरह आर पार होती हैं और कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो एक साइड पे होती हैं। जैसे यहाँ पे नज़र आ रही है, यहाँ पे भी आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये इसकी सेल की जो है ये आउटर साइड है और ये सेल की जो है ये इनर साइड है। आउटर साइड पे कुछ जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स वो लिपिड्स के साथ जुड़े होते हैं। जो लिपिड्स के साथ जुड़े होते हैं उनको ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं और जो प्रोटीन्स के साथ जुड़े होते हैं उनको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये सिग्नलिंग का काम करते हैं, सिग्नलिंग का, ठीक है। इसके अलावा कुछ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो अगर हम
सेल मेम्ब्रेन की बाकी ऑर्गेनेलीज के हवाले से बात करें तो सेल के अलावा कुछ और ऑर्गेनेलीज जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, इनकी भी आउटर कवरिंग जो है वो सेल मेम्ब्रेन की होती है। नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की लोकेशन देखने के लिए इस तरह ये देखिए, मैं एक सेल ड्रॉ करती हूँ कि ये इसकी आउटर कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह सेल के अंदर जेली टाइप मटेरियल मौजूद है और ये क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। ये है साइटोप्लाज्म और ये बाहर जो ये सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन देखिए तो साइटोप्लाज्म जो है मिक्सचर ऑफ वाटर, प्रोटीन, एंजाइम, सॉल्ट्स एंड अदर सब्सटेंसेस। और अगर साइटोसोल टर्म को हम देखेंगे तो साइटोसोल जो है ये लिक्विड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म है दैट इंक्लूड्स मॉलिक्यूल्स एंड स्मॉल पार्टिकल्स सच एज राइबोसोम्स बट नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। ठीक है। उसके बाद अगर हम सेल साइटोप्लाज्म का फंक्शन देखें तो इसके टोटल 4 फंक्शंस हैं, 1 2 3 4। नंबर 1 इज़ इट प्रोवाइड्स मीडियम टू द ऑर्गेनेलीज फॉर द मूवमेंट एंड फंक्शंस। द सेकेंड वन इज़ इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल थ्रू आउट द सेल। ठीक है, यहाँ से यहाँ किसी भी मटीरियल ने मूव करना है तो ये उसको मटीरियल फ्राहम करता है। उसके बाद इट इज़ द साइट फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। इट स्टोर्स फूड एंड वेस्ट ऑफ द सेल ऑल्सो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ना है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इज़ द प्रोमिनेंट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल बिकॉज न्यूक्लियस इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल एंड इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। अगर हम न्यूक्लियस की लोकेशन की बात करें तो न्यूक्लियस जो है वो मोस्टली जो सेल्स हैं उनके दरमियान में होता है, लेकिन जब प्लांट सेल मैच्योर हो जाता है इन मैच्योर सेल्स तो ये एक साइड पे चला जाता है, पुश टू द साइड ड्यू टू द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ये इस तरह से आ जाता है। अगर ये प्लांट सेल है इसमें यहाँ पर जो है इस तरह से वैक्यूल आ जाता है और इधर यहाँ पर इसकी साइड पे जो है वो न्यूक्लियस आ जाता है। ठीक है, इस वैक्यूल की वजह से जो है ये साइड पे हो जाता है। अगर हम न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियस जो है ये राउंड शेप बॉडी है, इसके आउटर साइड पर इस तरह से ये डबल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है इस तरह से। ठीक है, ये जो सेंटर में इसके बाकी ये बच जाते हैं, ये क्या हैं? न्यूक्लियोपोर्स। ये वाले ये क्या है? न्यूक्लियोपोर्स। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप इसके डबल लेयर होने की वजह से। फिर ये दरमियान में ये वाले क्या है? ये न्यूक्लियोपोर्स हैं। न्यूक्लियोपोर्स। फिर अगर हम देखें तो इसमें भी सेल की तरह ही यहाँ पे जेलीनुमा मादा होता है और इस जेलीनुमा मादा को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके अलावा इसमें यहाँ पर जो है 2 बॉडीज़, राउंड शेप बॉडीज़ पाई जाती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। ये दोनों राउंड बॉडीज़ क्या हैं? न्यूक्लियोलस।
न्यूक्लियोलस, और अगर सिंगल हो तो उसको हम न्यूक्लियोलाई कहेंगे। ठीक है, ये जो न्यूक्लियोलस है इनका फंक्शन क्या है, ये राइबोसोम्स को असेंबल करते हैं। ये वो जगह हैं जहाँ पर राइबोसोम्स जो हैं वो असेंबल किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें इस तरह बारीक बारीक नालियों का जो है या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं उनका यहाँ पर इस तरह से एक नेटवर्क पाया जाता है। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर द क्रोमेटिन, और ये क्रोमेटिन किस चीज़ का बना हुआ है, ये डीएनए प्लस प्रोटीन्स का बना हुआ है। ठीक है, डीएनए प्लस प्रोटीन्स। तो ये जो क्रोमेटिन है ये वैसे तो इस तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और बड़ा वो गुच्छा सा एक बना होता है, लेकिन जब डिवीजन का टाइम आ जाता है, सेल डिवीजन का टाइम आ जाता है, तो ये कंडेंस फॉर्म में आ जाता है। और कंडेंस फॉर्म के बाद ये इस तरह प्रॉपर जो है वो एक क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ठीक है, ये इस तरह प्रॉपर एक क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसी को हम आपकी बुक में देखते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो डीएनए है, डीएनए जो है ये स्पेशली जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दिस डीएनए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। इट मीन्स इट इज़ द हेरिडिटरी मटीरियल ऑफ द सेल। ठीक है, कि जो कैरेक्टर्स हैं किसी भी जानदार के वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसमिट होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, वो इस डीएनए की वजह से होते हैं। अब हम इसकी डायग्राम आपकी बुक में जो है उसको हम देख लेते हैं। ये देखें, ये एक राउंडेड स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, जिसकी जो कि न्यूक्लियर एनवेलप से ये देखें कवर है। ठीक है, इसके अंदर ये पोर्स हैं जिनको न्यूक्लियोपोर्स कहते हैं। फिर इसमें ये वाला न्यूक्लियोलस है, इसके अंदर ये जो जेलीन मादा है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। फिर ये आपको देखिए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का नेटवर्क नज़र आ रहा है, ये क्या है, क्रोमेटिन। और ये जब ये क्रोमेटिन जो है ये कंडेंस हो जाता है तो ये क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ठीक है, तो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल में कोई प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। उसमें जो डीएनए है वो एक थ्रेड की फॉर्म में या एक गुच्छे की फॉर्म में इस तरह साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर का वो है साइटोस्केलेटन। जिस तरह से किसी भी जानदार में एक स्केलेटन पाया जाता है उस जानदार को शेप फ्राहम करने के लिए, इसी तरह प्लांट्स सेल्स में और एनिमल सेल्स में भी a network of thin tubes or filaments is present throughout the cytoplasm। ठीक है, इसके अगर हम देखें इसका स्ट्रक्चर देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तीनों की कंपोजिशन में भी फ़र्क है और तीनों के जो है स्ट्रक्चर उसमें भी फ़र्क है। जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये हॉलो ट्यूब्स होते हैं और ये ट्यूबुलन प्रोटीन के बने हुए हैं। ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनेलीज़ को अपनी जगह पे प्लेस करके रखते हैं। ठीक है, और ये सेल को शेप फ्राहम करते हैं और एक्ट एज ट्रैक्स ऑफ ऑर्गेनेलीज़, यानी ऑर्गेनेलीज़ ने जब मूव करना होता है तो इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल्स की मदद से मूव करते हैं। फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये माइटोटिक स्पिंडल बनाते हैं, ये सेल डिवीजन के टाइम पे नज़र आते हैं जिस पे क्रोमोसोम्स मूव करते हैं। और इसके अलावा सीलिया और फ्लैजिला बनाते हैं। सीलिया और फ्लैजिला जो हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की निस्बत थोड़े थिन होते हैं, फाइनर देन माइक्रोट्यूब्यूल्स, और दीज आर मेड अप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन दैट इज़ एक्टिन। ये एक्टिन से बने होते हैं और ये क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो इसलिए सेल मूवमेंट में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल द क्रॉलिंग ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एंड कंट्रैक्शन ऑफ द मसल सेल्स। And then comes intermediate filaments. These are made of rods हैं, ये made up of variety of proteins mainly keratin and vimentin। ये क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस को एंकर करके रखते हैं, ठीक है, अपनी जगह पे।
और दूसरी ऑर्गेनेलीज़ को भी अपनी जगह पर फिक्स रखते हैं। फिर ये सेल टू सेल जंक्शन में भी हेल्प करते हैं। अगर इसकी साइटोस्केलेटन की वजाहत हम इस डायग्राम से करें तो ये जो आपको ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं, ये देखिए लंबे लंबे रॉड्स जो नज़र आ रहे हैं, ये हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये वाले जो हैं ये लंबे लंबे रॉड्स की फॉर्म में आपको नज़र आ रहे हैं, ये हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। और इसके नीचे ये वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या है, माइक्रोफिलामेंट्स हैं। और ये जो दरमियान में आपको एक नेटवर्क सा नज़र आ रहा है ये क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये बाहर इसकी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो हैं ये टाइनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं और ये दो तरह से सेल के अंदर पाए जाते हैं। या तो ये आज़ादाना मूव करते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, या फिर ये जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इस तरह चैनल्स की फॉर्म में होते हैं और ये उसके साथ अटैच होते हैं। ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये प्रोटीन्स और राइबोसोमल आरएनए के बने होते हैं और ये इस तरह दो यूनिट्स पर मुश्तमिल होते हैं। एक लार्जर सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। लेकिन ये दोनों सब यूनिट्स जो हैं उसी वक्त असेंबल करते हैं जब जो है ये इन्होंने फंक्शन करना होता है। जब ये फंक्शन नहीं कर रहे होते, डीएक्टिव फॉर्म में होते हैं, तो ये वैसे ही पड़े होते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिव फॉर्म में कब आते हैं, जब ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और इनका फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। अगर हम यूक्रियोटिक और प्रोक्रियोटिक सेल्स के राइबोसोम्स की बात करें तो प्रोक्रियोटिक सेल के राइबोसोम्स का साइज़ बड़ा होता है और यूक्रियोटिक सेल्स के राइबोसोम्स का साइज़ बड़ा होता है। इसको कट कर